ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। वक्त हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर, चीनी कंपनियां। हाँ शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। कल हम लोगों ने विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी कि चीनी कंपनियों ने, खासतौर से चीन की मोबाइल कंपनियों ने भारत के सिस्टम और टैक्स नियमों का कैसे उल्लंघन किया। उसमें नए नए रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आज और सामने आई हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा कई और ज़रूरी खबरें होंगी, कुछ महत्वपूर्ण खबर और जानकारी हमें मानसून के बारे में भी मिली है जो हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो शुरुआत होगी चीनी कंपनियों पर निशाने की। सरकार के निशाने पर चीनी कंपनियां, लेकिन कुछ और भी मुद्दे हैं जो आज के मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। वो कौन से मुद्दे हैं, उसके लिए देखिए ऑन द शो। शुरुआत, सरकार के निशाने पर चाइनीज कंपनियां, चीन के राहत पैकेज से कितनी राहत की उम्मीद, इस पर चर्चा करेंगे। मुश्किलों से कैसे उबरेगी ओला, मॉनसून का बिगड़ा मिजाज, क्यों बीमार हो गया बीमा बाजार, और बढ़ने वाली है बिजली की दरें। बिल्कुल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अगले महीने से आपके जो बिजली के बिल आएंगे वो कुछ बढ़े हुए आ सकते हैं। इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत, चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों के भारत में फ्रॉड की परतें अब खुलने लगी। एक एक करके अलग अलग चीनी कंपनियों पर टैक्स की चोरी और घोटाले के आरोप लगे हैं। मोबाइल कंपनी वीवो के बाद अब दिग्गज चीनी कंपनी हुआवे पर फ्रॉड का आरोप लगा है। कंपनी ने भारत में अपनी कमाई घटी हुई बताई ताकि टैक्स ना भरना पड़े, लेकिन इसके बावजूद चीन में अपनी पेरेंट कंपनी को 750 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उधर वीवो पर आरोप यह है कि उसने फ्रॉड करके भारत के बाहर 62,476 करोड़ रुपए भेज दिए और उसमें अधिकतर पैसा चीन को ट्रांसफर किया गया। सर, ये चाइनीज कंपनीज पर अचानक क्रैकडाउन क्यों शुरू हो गया? हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक कंपनियों के नाम आ रहे हैं और उन पर सरकार निशाना लगा रही है। पिछले करीब 5-6 महीनों से, बल्कि अगर आप और थोड़ा लंबा समय देखें, भारत में चीनी कंपनियों के कामकाज के ऊपर भारत के जो भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो टैक्स रेगुलेटर हों या इन्फॉर्मेशन रेगुलेटर, उनकी निगाहें थी। पर जो चीज़ें भीतर से निकल कर आ रही हैं वो भी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि ये कंपनियां ही भारत के मोबाइल बाज़ार की लीडर कंपनियां हैं और ये भारत के मोबाइल बाज़ार में सस्ते मोबाइल, और उसके बाद जो यूरोपियन कंपनियाँ बाहर गईं, ये भारत की उस मोबाइल सक्सेस स्टोरी का हिस्सा हैं। और इनके दोनों कंपनियों के, हुआवे और वीवो के, एक ही जैसे मामले सामने आए हैं, जिसमें कि वीवो का मामला बहुत ही ज़्यादा और भी जटिल और बड़ा है। हुआवे का मामला ये है कि हुआवे ने भारत में अपनी कमाई में कमी बताई, रिपोर्ट की, और उसके बाद भी 750 करोड़ रुपए का पैसा डिविडेंड के तौर पर, लाभांश के तौर पर चाइना भेज दिया। अगर कंपनी नुकसान में थी तो लाभांश होना नहीं चाहिए था, और अगर कंपनी लाभ में थी तो उसने भारत में प्रॉपरली टैक्स नहीं चुकाया। और ये काम सरकार की नाक के नीचे होता रहा, सरकारी एजेंसियों की नाक के नीचे होता रहा, और ये चलता रहा लंबे समय तक। वीवो का मामला तो और भी महत्व है। वीवो ने करीब 62,000 करोड़ रुपए का मुनाफा भेजा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में इन चीनी कंपनियों ने, खासतौर से वीवो ने जिस तरह से काम किया है वो गहरे संदेह के दायरे में आता है। वीवो ने के प्रबंधकों ने 18 कंपनियां बनाई अलग अलग, जो वीवो ब्रांड के साथ काम करती थी। उन 18 कंपनियों की मदद से उनके मुनाफों के जरिए ये पैसा बाहर भेजा गया और कुछ अन्य देशों में भी भेजा गया है। और ये एक बड़ा नेट है, ये बड़ा नेक्सस है जो दिखाई देता है कि, और इससे भारत में चीनी कंपनियों का पूरा कामकाज संदेह के दायरे में आ गया है, क्योंकि भारत में काफ़ी बड़ी और कई चीनी कंपनियां और कई चीन के ब्रांड काम कर रहे हैं। ये कंपनियां अगर इस तरह से काम कर रही हैं, जहां पर उनके पास शेल कंपनीज काम है, वो अपने प्रॉफिट को छिपाती हैं इन शेल कंपनियों में और फंड्स बाहर ट्रांसफ़र करती हैं, तो ये काफ़ी गंभीर बात है। और इससे बड़ा नुकसान इंडिया के टैक्स सिस्टम को भी हुआ है, और इसलिए शायद ये जांच अभी आगे बढ़ेगी तो हमें कुछ और नई जानकारियाँ सामने मिलेंगी। दूसरी तरफ सुस्ती में फंसी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन बड़ा राहत पैकेज झोंकने जा रहा है। 2022 की दूसरी छमाही के दौरान चीन का वित्त मंत्रालय स्थानीय सरकारों को लगभग 220 अरब डॉलर के स्पेशल बॉन्ड बेचने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। चीन इस पैसे का इस्तेमाल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए करेगा। चीन में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नए साल की शुरुआत से पहले ही बॉन्ड बिक्री शुरू हो गई है। सर, ये राहत पैकेज जो आ रहा है 220 अरब डॉलर का, ये मंदी की आशंका को कितना
कमज़ोर करेगा? राहत पैकेज के जो डिटेल्स हैं उसको उन्हें एक बार देखना ज़रूरी है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाजार ने इसको कैसे इस पर रिएक्ट किया है। ये राहत पैकेज चीन की स्थानीय सरकारों को, लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पैसा उगाने की छूट देता है। करीब $220 बिलियन के आसपास की उगाही की या बॉन्ड जारी करने की छूट इन्हें मिली है, जिसमें कि चाइना सरकार के या चाइना के सरकारी बैंक निवेश करेंगे। ये माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन में करीब $1 ट्रिलियन का फंडिंग गैप है और उस $1 ट्रिलियन के फंडिंग गैप में अगर ये फंड उसमें जाना शुरू हो गए तो चीनी अर्थव्यवस्था में डिमांड का पहिया वापस लौट आएगा। बाजार की निगाह इस बात पर है कि चीन कैसे 5.5% वाली जो प्री कोविड रेट है, ग्रोथ रेट है, उसे कैसे हासिल कर सकता है। चीन की भी पूरी कोशिश है कि किसी भी रास्ते से कर्ज सस्ता करके बाकी चीज़ों को प्रोत्साहन देके चीन की आर्थिक विकास दर को और ज़्यादा टूटने से, कोविड के असर से और ज़्यादा टूटने से बचाया जा सके। इस पैकेज के बाद बाजारों में खासा उत्साह दिखाई दिया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था यहाँ से नीचे नहीं जाती है, उसमें रिकवरी वापस आ जाती है, तो मंदी की संभावना घटकर आधी और आधी से कम रह जाएगी। मेटल स्टॉक्स में हमको रिकवरी दिखाई दी, बल्कि भारत के बाजार में भी दिखाई पड़ी। दुनिया के देशों में भी खासतौर से धातुओं की कीमत में बढ़ोतरी दिखाई दी। निफ्टी मेटल इंडेक्स जिस पर हम बात करते हैं वो इंट्राडे गेन की सिचुएशन में था। दुनिया के कई और सारे देशों में भी धातुओं की मांग में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो अगर चीन का पैकेज सक्रिय हो जाता है, निवेश शुरू हो जाता है, तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मंदी आती भी है तो शायद एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को उतना नहीं प्रभावित करेगी जितनी कि पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगी। पर चीन का ये रिवाइवल पैकेज आने वाले कुछ महीनों तक सबके निगाहों में रहेगा, क्योंकि इससे बाजार में धातुओं को लेकर नई डिमांड आने की उम्मीद है। बिल्कुल, तो ये राहत पैकेज केवल चीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर चीन तरक्की करता है तो मंदी जो दुनिया भर में गहराने की आशंका है उस पर भी अंकुश लगेगा। दूसरी तरफ यूनिकॉर्न बन चुकी स्टार्टअप कंपनियों की गौरव गाथाएं अब दर्द भरी दास्तां में बदलने लगी। इस कड़ी में नया अध्याय कार एग्रीगेटर कंपनी ओला का है। रिपोर्ट्स की माने तो ओला अपने 500 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ओला ने अपने अलग अलग बिजनेस में खर्चे घटाने के लिए पहल शुरू की है। पहले भी रिपोर्ट्स में बताया गया था कि ओला ने 5 बड़े शहरों में अपनी कार सेवा को बंद करने का फैसला किया है। कंपनी का ज़्यादा ध्यान इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री पर है। सर, ओला एक तरह से देखने को मिल रहा है कि वो अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है। क्या मौजूदा जो माहौल है ये करने के लिए मजबूर कर रहा है कंपनी को? सारा स्टार्टअप स्पेस में अगर आप देखें, हमारे पास आज ही आंकड़े आए। हम लोगों ने कल स्टार्टअप में नौकरियों पर एक पूरा मनी सेंट्रल में विशेष पैकेज किया था, उसे आप यूट्यूब पर मनी सेंट्रल की टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं। और वो ताज़े आंकड़े आए जो ये बता रहे हैं कि दूसरी तिमाही में स्टार्टअप में निवेश कम से कम में जो वेंचर कैपिटल निवेश है वो करीब 33% से ज़्यादा घटा है। और इस पर हमने इकोनॉमिक में भी बात की थी। तो एक तो जनरली पूरे स्टार्टअप में जिसमें एक किस्म की सर्दी है, एक किस्म की विंटर आ चुकी है निवेश में, चलते हुए ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा पैसा और फंड्स नहीं मिल रहे हैं, उसका असर हमें नौकरियों पर जा रहा है। पर ओला की रिस्ट्रक्चरिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण और ज़रूरी है, क्योंकि ओला ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में नौकरियों का एक नया तरीका बदला। भारत के ओवरऑल ट्रांसपोर्ट मार्केट में एक किस्म की क्रांति की ओला और उबर ने मिलकर। और ओला ने ले ऑफ शुरू कर दिए हैं, टैक्सी सर्विसेज बंद करने की बात की है। लेकिन जिस नई चीज़ पर फोकस करने की बात कही जा रही है ना शुभम की, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, उसके भी रजिस्ट्रेशन करीब 36% गिरे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर, क्योंकि जो आग की फायर की समस्या आ रही है उसमें। और अब ओला ने काफ़ी कोशिश की ओला स्कूटर्स को पुश करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल बाजार में जब तक बैटरी और सुरक्षा को लेकर स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो जाती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, तब तक ओला के स्कूटर्स की मांग में भी कमी आई है। दूसरी चीज़, फंडिंग की कमी तो दिख ही रही है, और उस फंडिंग की कमी ओला के पूरे कारोबारी ढांचे को प्रभावित कर रही है। और इसलिए हम बाकी एडटेक के साथ अभी तक हमें समझ रहे थे कि जो समस्या है स्टार्टअप में फंड्स की, वो केवल एजुकेशन टेक और फिनटेक जैसी कंपनियों तक सीमित थी। लेकिन अब वो बाजार के सबसे बड़े और सबसे चर्चित और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाली जो ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज हैं वहाँ तक बढ़ती हुई देख रहे हैं। एक चर्चा यह भी है जो हमेशा से ओला को लेकर की जाती है कि ओला का आईपीओ आने की तैयारी हो रही है, और इसलिए ओला अपने बिजनेसेस को रिस्ट्रक्चर कर रहा है ताकि उसके नुकसान और घाटे कम हो सकें। लेकिन एक चीज़ इसमें कोशिश ज़रूर दिखती है कि जो भी कैश बर्निंग बिजनेसेस हैं ओला के, जहाँ सबसे ज़्यादा कैश बर्न हो रहा है, उसे सीमित करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। वो स्टार्टअप फंडिंग ना मिलने की वजह भी हो सकती है, और हो सकता है कि भविष्य में आईपीओ की तैयारी हो। हालांकि आईपीओ की चर्चा ओला की लंबे समय से होती चल रही है। बिल्कुल।
अब वक्त है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का, और आज स्पेशल रिपोर्ट में प्रवीण शर्मा आपको बता रहे हैं क्रिप्टो के बाजार का क्या है सूरत हाल। पैसे की बात की जाए तो 2022 कम ही लोगों को फला है। शेयर बाजार वाले अकबकाए बैठे हैं और क्रिप्टो वालों के लिए तो जैसे ये साल एक सुनामी साबित हो रहा है। आफत की मार चारों तरफ से पड़ी है। पिछले साल नवंबर में $69,000 पर पहुंच चुके बिटकॉइन का दाम हाल में $18,000 तक गिर गया था। अपने हाई से क्रिप्टो में लोगों के 2 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा डूब चुके हैं। भारत की अगर बात करें तो क्रिप्टो की दुनिया में ताजा सूरत हाल अच्छी नहीं है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने इसे साफ खतरा बता दिया है, और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा है। अपनी हर रिपोर्ट और हर कमेंट में रिजर्व बैंक और सरकार आम लोगों को क्रिप्टो के खतरे से आगाह करता आ रहा है। घरेलू मोर्चे पर ही टैक्स नियमों में बदलाव ने क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए इस गेम को और खराब कर दिया है। 1 जुलाई से क्रिप्टो खरीदारों पर 1% TDS लागू हो गया है, और क्रिप्टो के प्रॉफिट पर 30% टैक्स तो अप्रैल से ही लग चुका है। इस सख्ती की वजह से क्रिप्टो एक्सचेंजों पर खरीदार नदारद हो गए। जनवरी मार्च में देश के 3 दिग्गज क्रिप्टो एक्सचेंजों का रोजाना टर्नओवर करीब $11 करोड़ था, और अप्रैल में टैक्स लगते ही ये आधा रह गया। जुलाई में लगे TDS के बाद तो ये 1/4 भी नहीं बचा। क्रिप्टो का पूरा धंधा पैसों की किल्लत से भी जूझ रहा है। कॉइनबेस के सपोर्ट वाले एक्सचेंज वॉल्ट ने सोमवार से सभी विड्रॉल, ट्रेडिंग और डिपॉजिट पर रोक लगा दी। उधर ईडी ने कॉइनस्विच और CoinDCX समेत कुछ फर्मों से फेमा के मामले में जवाब तलब किया। सख्ती का आलम यह है कि कई बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपनी सर्विस रोक दी है। उधर यूरोपियन यूनियन ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स यानी MiCA कानून पर एक सहमति बना ली है। यानी यूरोप के 27 देशों में क्रिप्टो पर रेगुलेशन का खाका तैयार हो चुका है। इसमें क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स को सख्त रेगुलेटरी दायरे में लाने की बात है। अभी तक क्रिप्टो फ्रेंडली रही सिंगापुर की सरकार लोगों को नुकसान से बचाने के लिए अब ज्यादा सख्त उपाय लाने वाली है। इन नियमों में खुदरा ट्रेडिंग पर पाबंदियां भी शामिल हैं। उधर अमेरिका की FBI ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को अरबों डॉलर का चूना लगाने वाली क्रिप्टो क्वीन रूजा इग्नातोवा की गिरफ्तारी पर $1 लाख का इनाम रख दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि दुनिया भर में क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों के धड़ाधड़ शटर गिर रहे हैं। क्रिप्टो हेज फंड 3 Arrows कैपिटल और दिग्गज क्रिप्टो ब्रोकर वोयाजर डिजिटल ने बैंक्रप्सी के लिए कागज लगा दिए हैं। अब कई जानकार ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो में ये तूफान इनकी कीमतों को स्टेबलाइज कर देगा। उम्मीद रखना अच्छा है, हालांकि मौजूदा वक्त में क्रिप्टो के लिए राह आसान दिख नहीं रही। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा। जीएसटी के दायरे में कुछ नई सेवाओं और उत्पादों को शामिल किए जाने का विरोध शुरू हो गया। व्यापारियों का संगठन भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गैर ब्रांडेड पैक्ड आटा और दाल पर टैक्स लगाने के खिलाफ है। इसके अलावा दही, लस्सी, मक्खन और दूध को जीएसटी के दायरे में शामिल करने का भी विरोध हो रहा है। संगठन का कहना है कि इस फैसले को 11 जुलाई तक वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। सर, ये विरोध सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जीएसटी की पूरी प्रक्रिया में या दरों में जो बढ़ोतरी हुई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जहां हमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड उत्पादों के बीच में अब अंतर टैक्स का खत्म हो गया है। तो अगर आप टैक्स के ढांचे की दृष्टि से देखें शुभम, तो नॉन ब्रांडेड उत्पादों को ब्रांडेड के बराबर में लाने की कोशिश की गई है। इससे आप फॉर्मलाइजेशन की कोशिश कह सकते हैं, लेकिन इसका सीधा असर इनकी बिक्री पर दिखाई देगा। दूसरा, इस समय मंदी का दबाव है, इसलिए भी लोगों में, व्यापारियों में इसको लेकर बहुत ज़्यादा सहमति नहीं है। और एक चीज़ संकेत इसमें ये मिलता है कि शायद व्यापारियों से या बाकी लोगों से, स्टेक होल्डर से इसमें इतना परामर्श नहीं किया गया है। लेकिन महंगाई की निगाह से देखें तो ये बढ़ोतरी, जो भी थोड़ी बहुत कमी हमें कच्चे माल की कीमतों में आती दिखाई दे रही है, उसे कम करने में या उसका असर सीमित करने में जीएसटी की बढ़ोतरी शायद उसका असर कम कर देगी, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरी खपत के और आम खपत के उत्पादों पर टैक्स बढ़ा है।
बिल्कुल। अब खबर मानसून की। देश भर में मानसून की औसत बरसात की कमी भले आंकड़ों में खत्म हो गई हो, लेकिन देश के कई जिले ऐसे हैं जहां अभी भी बरसात में भारी कमी है। मौसम विभाग के आंकड़े खंगालें तो पता चलता है कि 7 जुलाई तक देश के 703 जिलों में से 293 यानी 42% जिले ऐसे हैं जहां औसत के मुकाबले कम बरसात हुई है। बरसात की कमी इन जिलों में 57 जिले ऐसे हैं जहां बरसात की कमी बहुत ज़्यादा है, मतलब कम से जो सबसे नीचे वाला स्तर है बहुत ज़्यादा वहां तक है। और इन 57 में से 36 जिले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जुलाई तक मानसून की बरसात सामान्य के मुकाबले 53% कम हुई थी, यानी आधी ही बरसात हुई थी जितना होना चाहिए थे। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कई जिले हैं जहां पर सामान्य के मुकाबले कम बरसात हुई है। हालांकि 7 जुलाई तक अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जो मानसून डेफिसिट था वो खत्म हो चुका है। सर, ओवरऑल आंकड़े कुछ और हैं, जिले के हिसाब से, राज्य के हिसाब से स्थिति कुछ और है। जमीन पर क्या आपको लगता है? शुभम, मानसून पर लगातार हमारी नज़र है मनी सेंट्रल में, और हम आपको बता रहे हैं कि मानसून कितना महत्वपूर्ण है बताने की ज़रूरत नहीं है खरीफ के मौसम के लिए, और ख़ासतौर से इस महंगाई और गेहूं के उत्पादन में रबी के मौसम में कमी के कारण। पर मानसून का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है और जो औसत बरसात की स्थिति दिखाई दे रही वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही। जैसे ये चार्ट आपके सामने है जिसमें आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों में बड़ा हिस्सा जिलों का ऐसा है जहां कम और बहुत कम बरसात वाले जिले हैं। एक और जो बड़ा आंकड़ा हमें शुभम मानसून के पूरे आंकड़े में जून तक का दिखाई देता है। जुलाई में अभी शुरू हुई है, ताजे आंकड़े कैसे आते हैं पता चलेगा। जून तक का जो आंकड़ा है वो भारतीय मौसम विभाग के मिड डिपार्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म एवरेज का अनुमान है 92% से 108% की बारिश को सामान्य माना जाता है। उसमें बारिश अभी 92 के करीब ही है, यानी जो रेंज है लॉन्ग रेंज अनुमान में उसमें सबसे न्यूनतम स्तर पर है, और इसीलिए आपको लगातार मानसून डेफिसिट 8%, 9% का दिखाई देता है। ये कहां से आ रहा है? ये लो एवरेज वो इन जिलों से आ रहा है जिन जिलों का जिक्र हमने किया। ये जिले जहां पर बारिश कम हो रही है, इसलिए मानसून जो है वो अपने एवरेज रेंज के बीच में भी नहीं पहुंच पा रही है बारिश। दूसरी एक और महत्वपूर्ण चिंताजनक बात जो हमें दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जो जून में रेनफॉल का डेफिसिट हुआ है या जून में रेनफॉल में कमी हुई है, उससे जो भारत में जलाशयों का स्तर है, जो रिजर्वायर्स का स्तर है, जहां जिन्हें इस बरसात के मौसम में भरे जाने की संभावना होती है, क्योंकि रबी के मौसम में की सिंचाई में बड़ा हिस्सा इन रिजर्वायर से निकलने वाले पानी का होता है, कैनाल सिस्टम का होता है, उसका आंकड़ा पिछले साल से करीब 4% कम है। यानी अभी रिजर्वायर्स में उतना पानी नहीं है। और अगर जुलाई में मानसून रिवाइव नहीं किया और जिलों के स्तर पर स्थिति और ख़राब हुई तो फिर भारत के जलाशयों में रबी के लिए पर्याप्त पानी की समस्या होगी। ये आंकड़े हमें बता रहे हैं। खरीफ की सोइंग 1 जुलाई को करीब 5.3% डिक्लाइन दिखा रही थी। अब हमारे पास अगला आंकड़ा जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि खरीफ की सोइंग की स्थिति क्या है। जुलाई और अगले 2-3 हफ्तों पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार है कि मानसून की स्थिति सुधरे और बारिश सुधरे। लेकिन अक्सर हमने पिछली व्यवस्था में देखा है या पिछले अनुभव से देखा है कि अगर बहुत ऐसे जिलों की संख्या जहां कम बरसात या सामान्य से बहुत कम बरसात वाले जिलों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है शुरुआत में, मानसून की शुरुआत में, तो उनमें रेन का लेट रिवाइवल बहुत फर्क नहीं डालता है, क्योंकि सोइंग का सीजन निकल जाता है। और ये चुनौती हमें उत्तर प्रदेश और कुछ प्रमुख राज्यों में दिखाई दे रही है। सर, अगली फसलों पर क्या असर पड़ेगा अगर मानसून कमजोर रहता है तो? हमारे पास एक आंकड़ा तो है कि स्विंग करीब 5% गिरी 1 जुलाई तक खरीफ की, लेकिन अब हमें अगले 15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर सबसे क्रूशियल पीरियड है कि इन जिलों में जिनका जिक्र हमने इस चार्ट में किया और बताया है, अगर यहाँ सामान्य भी हो जाती, जिसमें डाउट है, अब संदेह है कि यहाँ सामान्य स्तर पर बारिश पहुँच जाएगी क्योंकि मानसून प्रोग्रेस कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें खरीफ सोइंग के आंकड़े में और ज़्यादा कमी भी दिखाई देगी, और इसका असर फिर बहुत सारी चीज़ों पर, खरीफ के उत्पादन पर और कीमतों पर दिखाई देगा। लेकिन मानसून को हमने लेट रिवाइव होते देखा है। भारत के पुराने अनुभवों में मानसून लेट रिवाइव करता है। अगर लेट रिवाइव करेगा तो कुछ हिस्सों में शायद बेहतर बारिश से कुछ नुकसान की भरपाई भी हो सके। शेयर बाजार में लिस्ट होने के साथ सरकारी बीमा कंपनी LIC का कारोबार प्रभावित होने लगा है। जून के दौरान LIC के न्यू बिजनेस प्रीमियम में 5% से ज़्यादा की गिरावट आई। इस दौरान अन्य जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम
29% बढ़ा है। LIC का कारोबार घटने की वजह से जून के दौरान जीवन बीमा उद्योग के न्यू बिजनेस प्रीमियम की ग्रोथ घटकर 4.1% रह गई है। सर, ये बीमा बाजार बीमार सा क्यों दिख रहा है? हाँ, बीमा बाजार में बाकी सारी कंपनी, एक कंपनी को आप छोड़ दें तो सारी कंपनियों के मार्केट शेयर में और सेल्स में गिरावट आई। ये थोड़ा रहस्य का विषय है। कई सारी चीजें इसमें आया में दिखाई देती हैं। जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि LIC की न्यू प्रीमियम, LIC के लिए तो अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। जब से LIC में लिस्टिंग हुई तब से बीमा बाजार से LIC को सपोर्ट करने वाली, LIC के स्टॉक का उत्साह बढ़ाने वाली, ताकत देने वाली खबरों की कमी दिखाई दे रही। बट ओवरऑल जो न्यू प्रीमियम की ग्रोथ रेट है उसमें वो बहुत कम है, 4% के आसपास है। उसमें मैं स्वाभाविक सी बात है कि प्राइवेट कंपनियों का बेस छोटा है तो उन्हें ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। पर सामान्य रूप से अगर ये न्यू प्रीमियम की ग्रोथ रेट गिर रही तो इसके दो संकेत निकाले जा सकते हैं। एक तो महंगाई और बचत में कमी है। इसकी वजह है क्योंकि बैंकों में भी डिपॉजिट में कमी के संकेत मिल रहे हैं, तो यानी सरप्लस पैसा निवेश के तौर पर नहीं दिख रहा है। न्यू बिजनेस प्रीमियम यही संकेत देता है कि लोगों ने नई पॉलिसी नहीं कराई हैं या कम पॉलिसीज नहीं ली हैं नहीं है। और ये असर और इधर हाल फिलहाल के 5-6-7 महीनों में महंगाई बढ़ने के कारण खर्च सिकुड़ने की और इनकम में कमी की खबरें तो हमारे सामने लगातार आ ही रही हैं। लेकिन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, करीब 48% के आसपास की ग्रोथ हमें उनके न्यू बिजनेस लाइफ इंश्योरेंस में दिखाई दे रही है। ये ग्रोथ बाजार में आने वाले समय में LIC के लिए चुनौती बनेगी। आपका बिजली बिल बढ़कर आए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सरकार ने बिजली की दरें 60 से 70 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने के संकेत दे दिए। ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने गुरुवार को कहा कि कोयले के महंगे इंपोर्ट के चलते जो लागत बढ़ी है उसका बोझ ग्राहकों पर डाला जाएगा। सर, कितनी लागत बढ़ गई आयात करने की वजह से? सरकार ने इस साल जब कोयले की कमी हुई थी जनवरी से, जिससे हम लगातार मनी सेंट्रल में आपके सामने उठा रहे हैं, और हमने मनी सेंट्रल में बात कही भी थी कि बिजली महंगी होगी ही होगी क्योंकि क्या इंपोर्टेड कोयले की तरफ जा रही चीज़ें। और अब सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से कह दिया गया कि बिजली की कीमत में या बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने घरेलू कोयले की कमी के कारण बिजली कंपनियों, उत्पादन कंपनियों को 10% और उससे ज़्यादा इंपोर्टेड कोल को मिलाकर बिजली उत्पादन करने के लिए कहा, जिसको कि कोल ब्लेंडिंग कहा जाता है। 10% की कोल ब्लेंडिंग की बात कही है। भारत और जिस कोयले को ये खरीद रहे हैं या ले रहे हैं, और जो भारत का कोयला है, करीब 17 से 18 हज़ार रुपये पर टन का इंपोर्टेड कोल भारत को कॉस्ट करता है यहाँ पर, जबकि घरेलू कोयले की कीमत 2 से 3 हज़ार रुपये पर टन के आसपास है। टैक्स इससे और ऊपर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। आयातित कोयला भारत में जो निकाला जाता कोयला उसकी लागत से 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर हमें माने कि अगर 100 टन कोयला कोई बिजली घर इस्तेमाल करता है और वो 10% की ब्लेंडिंग का भी नियम फॉलो करता है, तब भी उसे 100 टन के हिसाब से 10% की बिल्डिंग में 10 टन इंपोर्टेड कोयला लाना पड़ेगा। और इसलिए उस बढ़ोतरी के कारण 60 से 70 पैसे पर यूनिट की बढ़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं और बिजली की महंगाई होने की संभावना भी दिख रही है। इसमें एक चीज़ और समझना जरूरी है कि ये बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ कोयले की लागत के कारण है। इसके अलावा जो बाकी घाटे हैं, जो नुकसान हैं, जो TND लॉसेज हैं, बिजली घरों पर और बिजली बोर्डों पर और बिजली वितरण कंपनियों पर जो भारी दबाव है, वो बिल्कुल अलग है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि हालांकि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से शुभम इस बात की मंजूरी दे दी है कि बढ़ी हुई लागत को पास थ्रू किया जा सकता है, लेकिन पास थ्रू करने से सामने PPA खड़े हुए हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट्स खड़े हुए हैं, जो बिजली वितरण कंपनियों और बिजली उत्पादक या बिजली घरों के बीच किए जाते हैं। तो ये बढ़ी हुई लागत कैसे ट्रांसफ़र होगी? क्या अपफ्रंट बढ़ाई जाएगी या PPA में चेंज करना पड़ेगा? ये इसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, घरेलू कोयला 2000 रुपये टन और 15, 16, 17 हज़ार रुपये टन अगर आयात कोयला होगा तो ये बड़ी लागत है और जिसको हमें और आपको ही झेलना पड़ेगा। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को शाम 7 बजे, लेकिन उससे पहले रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम लेकर आएंगे। सर, इकोनॉमिकम में इस बार आपने अर्थात में क्या लिखा है? इकोनॉमिकम में इस बार हम उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे आपके सबके जहन में है। रुपए का क्या होगा? रुपया कितना और कमज़ोर होगा? क्या रुपया वास्तव में कमज़ोर हुआ भी है या सरकार या रिजर्व बैंक इसे कमज़ोर मान ही नहीं रहे हैं? रिजर्व बैंक ने भी हाल में कई सारे कदम भी उठाए हैं, उनका असर रुपये पर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? समस्या रुपये की कीमत में है या कहीं और है? हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग में जो भी टॉप ऑफ द माइंड सवाल हैं रुपये को लेकर, उनका जवाब आपको इकोनॉमिकम के इस संस्करण में ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, तो इस रविवार को आप इकोनॉमिकम देखना ना भूलें और इस शनिवार रविवार पूरे दिन किस्सों के सिक्के, खर्च बहादुर, बुरा ना मानो, टैक्स है, मकान दुकान, ये सारे शो भी आपके लिए
आएंगे मनी 9 पर। तो वीकेंड बिताइए हमारे साथ और अगले हफ्ते सोमवार को मनी सेंट्रल के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का नाम ये कंबोधिलाल